नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। अंतर विधानसभा चुनाव का नतीजे आ चुके हैं, जहां प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की, नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे और इन सब के बीच में चर्चा मोरपाल सुमन की भी, जिनके समर्थन में वसुंधरा राजे आती हैं, भजनलाल शर्मा साथ में आते हैं और तमाम बीजेपी का जो पूरा मंत्रिमंडल था वो उठकर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे के गढ़ में मोरपाल सुमन जीत दर्ज नहीं कर पाते। स्वाति जी, क्या इसके पीछे कई सारे कारण हैं? सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो पूर्व विधायक थे वहां से कंवरलाल मीणा, उनकी जब सदस्यता रद्द हुई तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा है वहां पर? बिल्कुल दीपक, मोरपाल सुमन जो है उनको कहीं ना कहीं इस बात से लॉस हुआ है कि कंवरलाल जो मीणा थे उन पे उन लोगों ने उन पे बहुत विश्वास जता के उनको 2023 में विधायक बनाया था। लेकिन अब 2025 आते आते उनकी सदस्यता रद्द हो गई और उनका विश्वास कहीं ना कहीं उनको टूटता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने भाजपा को एक दूसरा मौका ना दिया हो। जी बिल्कुल, जिस तरह कंवरलाल मीणा पर 2000 का जो केस था, 2000 में जब उन्होंने एसडीएम पर पिस्टल तान दी थी, उसके मामले में जब फैसला आया और उनकी सदस्यता रद्द हुई तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां की जनता थी उनका भाजपा के प्रति अविश्वास बढ़ा। और हाँ। दूसरे बड़े फैक्टर की बात करते हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला बना है जनता के अंदर, क्या उसका असर भी पड़ा होगा मोरपाल सुमन पर? हाँ दीपक, मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले से भाजपा को फायदा होने से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने भाजपा की ही वोट काटे हैं, जबकि इसका फायदा मिला है तो कांग्रेस को मिला है। और क्या आपको लगता है स्वाति जी, जो जनता का सवाल भी है कि जो सुमन की स्थानीय अपील थी कि वो लोगों से मिल रहे थे लेकिन वो आक्रामक अंदाज नहीं था, क्या इसका असर भी पड़ा है इस पे? हाँ, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि मोरपाल सुमन जो थे वो ग्राउंड पर बहुत कम देखने को मिले, और जो भी थोड़ा बहुत वो देखने को मिले तो उनके साथ वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा थे, तो वहां भी उन दोनों के साथ वो कहीं ना कहीं हाइड हो गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान वो राज्य नहीं है जहां पार्टी को देख के वोट दिया जाता हो। राजस्थान वो राज्य है जहां वो अपने प्रत्याशियों को देख के वोट देते हैं। तो यहाँ मोरपाल सुमन उनको कहीं दिखाई नहीं दिए, तो हो सकता है कि उनकी स्थानीय अपील कम होने की वजह से लोगों ने उनको वोट ना दिया हो। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड और करना चाहूंगा स्वाति जी, कि मोरपाल सुमन जो है ना, जहाँ पे भी रैलियां कर रहे थे, यहाँ पे जनता से मिले तो लगातार ये कह रहे कि मैं यहाँ आपका अपना हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं अपना हूँ। वो सिर्फ इस मुद्दे पर लगे रहे, लेकिन प्रमोद जैन भाया जो है स्कूल के मुद्दे पर, कॉलेज के मुद्दे पर, वहां पे सड़कों के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी होगा। लेकिन इसके साथ ही रणनीति की बात करें, जैसे कांग्रेस की रणनीति रही, बीजेपी की रणनीति रही, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति क्या ज्यादा मजबूत रही? क्योंकि नेताओं का सिलसिला तो वहां पे भी बड़ा, आखिरकार बीजेपी को भी नेता उतारने पड़े मैदान में। हाँ, दीपक, ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने रणनीति बनाई थी, लेकिन यहाँ बाजी मारी कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति शायद भाजपा से बेहतर थी और उन्होंने शुरुआत भी भाजपा से पहले कर ली थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मोरपाल सुमन को चुनने में भाजपा ने बहुत देर लगा दी थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं है कि भाजपा जो है वो हर चीज में पीछे रह गई, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। एक सवाल ये भी, जब वसुंधरा राजे प्रचार कर रही थी रथ के ऊपर, सामने भजनलाल शर्मा जी थे, उस समय उन्होंने अंता के लिए कई सारे मुद्दे भी गिनवाए। तो क्या इसका असर भी पड़ा होगा? क्योंकि जनता तो भरोसा कर रही थी ना कि वसुंधरा राजे आएंगी, कुछ अच्छा बोलेंगी, मोरपाल सुमन के लिए बोलेंगी, लेकिन उन्होंने अंता के ही स्थानीय मुद्दे गिनवा दिए भजनलाल शर्मा के। भजनलाल शर्मा किसी बच्चे की तरह नोट करते हुए नजर आ रहे थे वहां पे। तो क्या इसका असर पड़ा? क्या मतलब इसका कुप्रभाव पड़ा है मोरपाल सुमन के लिए? हाँ, इसका कुप्रभाव कह सकते हैं दीपक। जैसे कि अगर हम तीनों प्रत्याशी को देखें तो जो मोरपाल सुमन है वो तो मैं कह ही रही हूँ कि वो ग्राउंड पे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, और जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे वो वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा उठाते दिखे। तो दूसरी तरफ ये भाया और नरेश मीणा के अपने अलग मुद्दे थे। हालांकि नरेश मीणा भी कोई ऐसे खास मुद्दे देखते नहीं मिले कि उनके कोई खास मुद्दे थे, वो पूरा उनका टाइम पूरा भाया पे वार करते ही निकला। तो यहाँ भी एक फैक्टर हो सकता है कि इन तीनों में जो खास मुद्दे थे, लोगों के लिए थे जो मुद्दे, वो भाया के पास थे, तो वो यहाँ बाजी मार गए। और एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगा स्वाति जी, कि जैसे नरेश मीणा है आक्रामक राजनीति कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था समरावता में, और जिस तरह से वो साकली गांव में पहुंचे थे जब वोट नहीं हो रहे थे, इससे पहले भी कई मुद्दे उन्होंने उठाए, झालावाड़ के मुद्दे उठाए हो। तो क्या इस आक्रामक राजनीति का नुकसान भी भाजपा को देखना पड़ा? हाँ, इस आक्रामक राजनीति का नुकसान तो देखना ही पड़ा भाजपा को, क्योंकि जो नरेश मीणा है वो शुरुआत से ही हम या तो भाया, या फिर देखा जाए तो सीधे वो सिर्फ भाया पे ही वार करने लगे थे। उन्होंने एक तरह से भाजपा को सपोर्ट किया था, लेकिन इसका नुकसान भाजपा को ही देखने को मिला है। मतलब नरेश मीणा ने देखिए अपने मोरपाल सुमन की तारीफ ही की, जहां पे भी कि हमने भी देखा हर भाषणों में, चाहे किसी भी चैनल को से बात करते हुए उन्होंने मोरपाल सुमन की तारीफ की कि वो बहुत अच्छे नेता है, उनके बारे में कुछ बोलने लायक नहीं है। लेकिन प्रमोद जैन भाया पे लगातार
आक्रामक रहे और इसका असर ये हुआ कि चर्चा ही नहीं हो पा रही थी मोरपाल सुमन को लेकर, क्योंकि जब वसुंधरा राजे आती है तो उनका टेंशन लोगों का वसुंधरा राजे की तरफ था, वहां पे भी मोरपाल सुमन हाइड हो गए। नरेश मीणा ने भी उनको ज्यादा भाव नहीं दिया तो वहां पर भी हाइड हो गई। और यही सारे कुछ कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को खासतौर पर हाड़ौती के क्षेत्र में एक हार का सामना करना पड़ा। वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी हार गई। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से प्रमोद जैन भाया भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।